हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम उत्परिवर्तजन या म्यूटाजेंस के बारे में देखेंगे। तो वे कारक जो उत्परिवर्तनों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें उत्परिवर्तनजन कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रकृति में उत्परिवर्तन विभिन्न वातावरणीय म्यूटाजेंस एजेंट के कारण होते हैं। इस प्रक्रिया को म्यूटोजेनेसिस कहते हैं। तो म्यूटाजेंस तो वो होते हैं जो कारक उत्परिवर्तन को इंड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा म्यूटाजेंस उत्परिवर्तजन प्रोसेस करते हैं उसे हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला है भौतिक उत्परिवर्तजन और दूसरा है रासायनिक उत्परिवर्तजन। तो फर्स्ट हम देखते हैं भौतिक या फिजिकल उत्परिवर्तजन। तो ये दिया था H.J. मुलर ने 1927 में सबसे पहले ड्रोसोफिला मक्खियों पर प्रयोग करके देखा। उन्होंने क्या यूज किया, एक्सरेज को यूज किया और एक्सरे का यूज करके कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन को प्रेरित किया। तो और उसके बाद 1928 में L.J. स्टैडलर ने भी मक्का पे और जौ पे एक्सरे उत्परिवर्तन को देखा। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन जो होते हैं इनमें विकिरण का यूज किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें फिजिकल या भौतिक उत्परिवर्तजन हम कहते हैं। ये फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं। इनमें उपस्थित रेडिएशन की शक्ति जो होती है इनसे उत्सर्जित रेडियोएक्टिव रेज की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो इनकी जो रेडिएशन पोटेंसी या पावर है वो कहाँ से आती है, रेडियोएक्टिव रेज के कारण जो तरंग दैर्ध्य या जो वेवलेंथ होती है उस पर डिपेंड करती है कि वो कितनी इंटेंसिटी से इंड्यूस करेंगे म्यूटेशन को। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं यूवी रेज भी आती हैं, एक्स रेज आती हैं, गामा किरणें और कॉस्मिक रेज, ये सारे क्या हैं, भौतिक उत्परिवर्तन के प्रकार हैं। और ये जो रेडियो आइसोटोप हैं ये कार्बन 14, हाइड्रोजन 3, सल्फर 35, कोबाल्ट 60, इनके विघटन से जो रेज निकलती हैं ये सभी क्या करती हैं, उत्परिवर्तन को प्रेरित करती हैं। तो इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इन रेडिएशंस के द्वारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन होता है, यानी कि डीएनए में चेंज होता है और इसके कारण इनका जेनेटिक महत्व अधिक होता है। इनसे जो हाई रेडिएशन निकलती है, उच्च ऊर्जा निकलती है, उसके कारण किसी भी पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति है, यानी कि इसके जो हम कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ये चेंज करने की क्षमता रखते हैं, जो कि इनके द्वारा या तो एक इलेक्ट्रॉन की क्षति हो सकती है या आयन का निर्माण होकर ये उस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा जैसे कि उच्च ऊर्जायुक्त जो आयनाइजिंग रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट होते हैं वो प्रकाश महत्वपूर्ण म्यूटेजेंस एजेंट होते हैं। जैसे कि आयनाइजिंग एजेंट में हम देखते हैं सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग, आयनकारी विकिरण और अआयनकारी विकिरण। तो ऐसे विकिरण जो मार्ग में उपस्थित परमाणु का आयनीकरण कर दें, यानी कि जो भी उनके मार्ग में जो भी परमाणु टकराएगा उन्हें क्या करेंगे, आयनाइजिंग कर देंगे, आयनाइज्ड कर देंगे और इनकी स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। और क्यों, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है जिसके द्वारा उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। और ये अधिकतर बीजों में परिवर्तन को इस तरह से प्रेरित किया जा सकता है। ये भी दो तरह के होते हैं, कणवत और दूसरा है अकणवत। इनमें क्या आएंगे, उच्च परमाणुवीय ऊर्जा वाले कण आते हैं जो कि रेडियोएक्टिव विघटन से उत्पन्न होते हैं। इनके कणवत की आयनकारी के उदाहरण हैं अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन्स। ये कणवत आयनकारी के उदाहरण हैं। दूसरा है अकणवत विकिरण, उच्च ऊर्जा वाले विकिरण हैं ये भी, और इनके उदाहरण है एक्सरेज और गामा रेज। ये दोनों आयनकारी विकिरण कहे जाएंगे। दूसरा प्रकार है अपने पास अआयनकारी विकिरण। इनकी भेदन क्षमता कम होती है और इनकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है आयनकारी की, और अआयनकारी की भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन की पावर कम होती है। ये पराबैंगनी किरणें
या पारद या दीप से उत्पन्न किए जाते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 100 से 3900 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। और विशेषकर ये क्या करेंगे, डीएनए में प्यूरिन और पेरिमिडिन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो ये प्यूरिन और पेरिमिडिन के बीच में इंसर्ट होकर या तो एक क्षार का लोप कर देंगे, एक क्षार को बढ़ा देंगे, और कैसे भी चेंज करके क्या करेंगे, उत्परिवर्तन को प्रेरित करेंगे, उनकी संरचना बदल देंगे। और सूक्ष्म जीवों में भी इस तरह से म्यूटेशन को हम इंड्यूस कर सकते हैं। और पराबैंगनी किरणों की उत्परिवर्तन की क्रिया जो होती है वो, उसका क्रिया का प्रभाव डीएनए पर ज्यादा प्रभाव डायरेक्टली हम देख सकते हैं। जैसे इसके दो तरीके हैं, एक तो पेरिमिडिन डायमर का बन जाना, दूसरा पेरिमिडिन हाइड्रेट्स का बन जाना। इसके अलावा हम और देख सकते हैं रेडिएशन से जीन के आणविक संगठन में परिवर्तन हो जाता है और म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, हमने देखा एच.जे. मुलर ने इसको बताया था, रेडिएशन को। और होता क्या है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या करेंगे, यूवी रेस को अवशोषित करेंगे, और यूवी रेस को अवशोषित करके जिसके कारण उनके नाइट्रोजनी जो बेस हैं, नाइट्रोजन क्षार हैं, वो उच्च क्रियाशील फ्री रेडिकल्स में बदल जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स ही क्या करेंगे, कार्सिनोजन इफेक्ट कॉज करते हैं। इसके कारण क्षार जो होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, और एक क्षार दूसरे क्षार यानी कि प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज हो जाता है, या पेरिमिडिन का पेरिमिडिन में चेंज हो जाता है, या प्यूरिन का पेरिमिडिन में चेंज हो जाता है, जो कि अगर असामान्य संरचना का बनना अगर हो तो ये क्या करेंगे, म्यूटेशन को कॉज करेंगे, जिसके कारण कैंसर इंड्यूस होता है। तो इस तरह से डीएनए में रेडिएशन के प्रभाव से इसके अस्थायी क्षारक टूट जाएंगे और अक्रियाशील प्रोटीन का यानी ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल है या एबनॉर्मल है, जिसके कारण डिजीज कॉज होंगी। या डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का परिवर्तन हो जाने से जो डीएनए के द्वारा जो कोड किया जाता है वो सारे प्रोटीन्स डिफेक्टिव कोड हो जाएंगे, सही तरीके से कोड नहीं होंगे, जिसके कारण जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो जाने से अगर डीएनए में डिफेक्टिव जनरेट होती है तो उसके कारण वो नेक्स्ट यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन इस म्यूटेशन को स्थानांतरित करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं पेरिमिडिन डायमर और पेरिमिडिन हाइड्रेट्स का बनना। अभी हम देखते हैं पेरिमिडिन डायमर का और पेरिमिडिन हाइड्रेट्स का बनना। तो इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट्स होती हैं उनके द्वारा प्राथमिक म्यूटेजन प्रभाव के रूप में थायमिन डायमर्स का निर्माण होता है। और आरएनए में पेरिमिडिन डायमर जो होते हैं वो एडजेसेंट यूरेसिल और साइटोसिन रिंग्स के बीच में बन जाता है। तो जो आरएनए में पेरिमिडिन डायमर है वो यूरेसिल और साइटोसिन रिंग के बीच में बनेगा। ये पेरिमिडिन डायमर क्या करेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स में स्थापित हो जाएंगे, नहीं हो पाते और इन अणुओं में अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो ये पेरिमिडिन डायमर जो बन गया वो क्या करेगा, डीएनए डायमर में यानी कि जो हेलिक्स है उस हेलिक्स में फिट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनमें अस्थिरता या विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है, यूवी रेस के कारण होता है डायमर का और हाइड्रेट्स का बन जाना, जिसके कारण डीएनए का स्ट्रक्चर बदल जाता है और जिसके कारण डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स नहीं रह पाती और म्यूटेशन कॉज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन। रासायनिक उत्परिवर्तन में अनेक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीन्स की उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। या विकिरण के अलावा कुछ ऐसे प्रकार के उत्परिवर्तन रासायनिक पदार्थ हैं जो कि उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए कई महत्वपूर्ण है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ में हम देख सकते हैं कि मस्टर्ड गैस है, इथाइल यूरेथिन है, फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये सभी क्या है, केमिकल म्यूटेजेंस हैं। इसको डिस्कवर किया था सी ऑरिबेक ने सबसे पहले, रासायनिक द्वारा भी उत्परिवर्तन होता है ये बताया था। तो इसमें हम 4 टाइप पढ़ते हैं। पहला तो है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग या हम इसको कहते हैं क्षार अनुरूप भी कहते हैं।
जो बेस एनालॉग है इसमें क्या होता है, डीएनए में सामान्य जो क्षार है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, बेस एनालॉग समायोजित हो जाता है, यानी नॉर्मल क्षार के स्थान पर जो क्षार अनुरूप है वो वहां पर क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा या समायोजित हो जाएगा। तो यानी कि सामान्य संरचना में हम देखते हैं कि उस क्षार का रूप बदलकर, जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, 5 ब्रोमोयूरेसिल है, 5 क्लोरोयूरेसिल है, 2,6 डाई अमीनोप्यूरिन है, ये सभी क्या करेंगे, एडेनिन के साथ युग्मन करते हैं और नए बने डीएनए अणु में थाइमिन की जगह ले लेते हैं। यानी कि किसको कॉपी कर रहे हैं, ये थाइमिन को कॉपी कर रहे हैं और टोटोमेरिक विस्थापन द्वारा भी अन्य क्षार से युग्मन कर सकते हैं। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, बेस एनालॉगी कर रहे हैं, मतलब कि क्षार का अनुरूप ले रहे हैं, किसका, थाइमिन का अनुरूप ले रहे हैं। तो जो 5 ब्रोमोयूरेसिल है वो थाइमिन की कॉपी करता है और थाइमिन की कॉपी करेगा, यानी एडेनिन के साथ क्या हो जाएगा, थाइमिन के स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, 5 ब्रोमोयूरेसिल जुड़ जाएगा, जो कि एक हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है। तो इनकी म्यूटाजेनिक जो क्रिया होती है, इनके कारण डीएनए में द्विगुणन होना आवश्यक हो जाता है। तो रेप्लिकेशन तो होगा एज इट इज जैसे कि होता है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन की जगह अगले रेप्लिकेशन में कौन बन जाएगा, सेकेंड कॉपी में बन जाएगा 5 ब्रोमोयूरेसिल हो जाएगा, जो कि म्यूटाजेनिक हो जाएगा। एक कंडीशन तो हो जाएगी सामान्य और एक कंडीशन हो जाएगी 5 ब्रोमोयूरेसिल वाली। जब आगे और रेप्लिकेशन होगा इसका, तब क्या हो जाएगा, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा और थाइमिन के बाद दूसरी कॉपी में 5 ब्रोमोयूरेसिल कंटिन्यू चलता जाएगा। अब 5 ब्रोमोयूरेसिल क्या करता है, नेक्स्ट में साइटोसिन की कॉपी करेगा, साइटोसिन की भी कॉपी करेगा और साइटोसिन की कॉपी करेगा तो साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। तो यहाँ पर इसने साइटोसिन को तो एक कॉपी नॉर्मल में छोड़ दिया और दूसरी अगली कॉपी में क्या करेगा, नेक्स्ट यानी जो स्ट्रैंड होगी उसमें 5 ब्रोमोयूरेसिल जुड़ जाएगा, किसके साथ, ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन में आगे अपनी संख्या बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। इस तरह से जो 5 ब्रोमोयूरेसिल है वो फिक्स हो जाएगा और ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन कारक या एल्केलाइटिंग एजेंट। तो कई ऐसे रासायनिक अभिक्रियाशील एल्किल जैसे कि मेथिल, एथिल, ये सब क्या करेंगे, डीएनए के क्षार और फॉस्फेट वर्गों को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इन पदार्थों को एल्कीन कारक कहते हैं, जो क्रिया को एल्किलीकरण, इस क्रिया को क्या कहते हैं, एल्किलीकरण कहते हैं। तो एल्किल क्या है, एक म्यूटाजेंस है और एल्किल क्रिया के द्वारा एक एल्किल मूलक डीएनए के एक अणु से हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा। जैसे कि एग्जांपल है मस्टर्ड गैस है, एपॉक्सीडेज है, डाइमेथाइल है, डाई एथिल सल्फोनेट है, मेथिल एथिल मेथेन सल्फोनेट, एन मेथिल एन नाइट्रोसोग्वानिडीन है। ये सब क्या हैं, विभिन्न तरह के एल्केलाइटिंग एजेंट हैं जो कि आनुवंशिक प्रभावों को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि म्यूटेशंस कॉज होंगे और वो म्यूटेशंस जनरेट हो जाएंगे, वो इनहेरिटेंस करेंगे, यानी कि पीढ़ी अगली जनरेशन में उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि संक्रमण क्षार युग्मों का प्रतिस्थापन, जिसमें कि प्यूरिन का प्रतिस्थापन एक दूसरी प्यूरिन से तथा पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन दूसरी पिरिमिडिन से हो जाता है। मतलब ये किस तरह का है, इसको क्या कहते हैं इसमें हम देखते हैं ट्रांसवर्शन। जिन उत्परिवर्तनों में प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन आ जाए और पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाए तो ये तो ट्रांसवर्शन कहे जाएंगे। और ये जो प्रकार हैं ट्रांजिशन कहे जाएंगे, जिसमें प्यूरिन का प्यूरिन में कन्वर्जन होगा और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में ही कन्वर्जन होगा। तो ये दो प्रकार से हो सकता है एल्केलाइटिंग एजेंट, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि क्षार का संकलन हो सकता है, एडिशन हो सकता है या विलोपन हो सकता है, जिसमें कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल जो है वो अनुक्रम में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि गुणसूत्र टूट जाता है या गुणसूत्र वापस से रीअरेंज हो सकता है। तो ये सब क्या करेंगे, जैसे कि एन मिथाइल एन नाइट्रोसोग्वानिडिन, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली उत्परिवर्तनजन है जो कि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है।
पूरे क्षार अनुक्रम को ही ये बदल देता है। तो इस तरह से एल्केलाइटिंग एजेंट है वो बहुत ही हार्मफुल म्यूटेजेंस को कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं विअमीनीकरण कारक या डीएमिनेशन एजेंट। इसमें देखते हैं नाइट्रस अम्ल एक शक्तिशाली उत्परिवर्तजन है। यह प्रतिकृति और अप्रतिकृति दोनों यानी कि रेप्लिकेशन और नॉन रेप्लिकेंट दोनों डीएनए स्ट्रैंड पर काम करता है। नाइट्रस एसिड यानी कि क्षार को ऑक्सीकृत करके क्या करेगा, ये एमीन ग्रुप को हटा देगा और साइटोसिन में 6NH2 का हट जाना, एडिसिन में 6NH2 का हट जाना, ग्वाइन में सेकेंड पोजीशन पर एमीन का हट जाना और ऑक्सीकरण या विअमीनीकरण करता है। तो ये क्या करेगा, यानी कि एमिनो वर्ग को हटाकर कीटो वर्ग आ जाएगा, यानी एमिन को कीटो द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे क्रमशः यूरेसिल है, फिर हाइड्रोजेंसिन है, जेंसिल है, इनका उत्पादन होगा जो कि हार्मफुल है। तो हमने देखा विअमीनीकरण या डीएमिनेटिंग एजेंट जो कि एक नाइट्रस एसिड है, उत्परिवर्तनजन है, बहुत ही शक्तिशाली है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर काम करता है। और ये क्या करता है, एमिन ग्रुप को हटाकर कीटो ले आता है, तो रिप्लेस करता है एमिन को कीटो से। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रिडीन रंजक। ये भी उत्परिवर्तनजन के समान कार्य करते हैं और इनमें 5 अमीनो एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन, एक्रोफ्लेविन आदि आते हैं। ये जो रंजक हैं, ये डाइज हैं, दो प्यूरिन के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं, अंतर्विष्ट हो जाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि इंसर्ट हो जाएगा या तो एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन है, एक्रोफ्लेविन है, ये सब क्या करेंगे, प्यूरिन के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसे 3.0 एंगस्ट्रॉम से इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 6.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो जिसके कारण ये डीएनए पुनरावृत्ति के समय यानी रेप्लिकेशन के समय क्या होगा, एक क्षार का संकलन हो जाएगा या विलोपन हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब कि जो अंतर्विष्ट जो एक्रिडीन रंजक है वो डीएनए की डबल स्ट्रैंड की दृढ़ता को भी बढ़ा देते हैं और इनको क्षुब्ध कर देते हैं। तो डीएनए जो है इसको क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कर देंगे और इसको इनकी दृढ़ता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये इनकी स्ट्रक्चर में चेंज ले आते हैं एक्रिडीन रंजक। इनके अलावा जो म्यूटेजेंस हैं उनमें देखते हैं अदर केमिकल म्यूटेजेंस, जैसे कि हाइड्रोक्सिलामिन है। यह क्या करेगा, साइटोसिन के अमीनो समूह हाइड्रोक्सिलाइजेशन द्वारा सीजी और एटी के संक्रमण को प्रेरित करता है और हाइड्रोक्सिल मेनोसाइटोसिन उत्पन्न करता है। तो ये भी क्या है, एक हानिकारक उत्परिवर्तजन है। और ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलामिन जो मेनोसाइटोसिन है ये क्या करेगा, ग्वानिन के स्थान पर एडेनिन से युग्मन कर लेता है, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। और इसके अलावा आजकल पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्थानांतरणशील तत्व संश्लिष्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दोनों ही विशिष्ट प्रकार के क्या है, परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। तो जो आर्टिफिशियल म्यूटेशंस कराए जाते हैं वो इनके द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में और विल्किड डीएनए में भी देखे गए हैं। तो ये सब क्या थे, केमिकल म्यूटेशंस। इसके साथ हम अगर इन दोनों में अंतर देखें ऊपरी ऊपरी, तो भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन या म्यूटेजेंस जो हैं उनमें डिफरेंस है कि ये तो क्या करेंगे, कायिक परिवर्धित फसलों में प्रभावी होंगे और ये बीज प्रवर्धित फसलों में प्रभावी होंगे। ये गुणसूत्र टूट और यादृच्छिक वितरण करेंगे और ये गुणसूत्र स्थानीय, यानी कि इनमें क्या होगा, गुणसूत्र स्थानीय टूटते हैं, मतलब स्थायी रूप से टूट जाते हैं। और यहाँ पर ये किसी भी तरह से भौतिक उत्परिवर्तन में क्या होगा, गुणसूत्र की टूट जो होगी वो रैंडम होगी, कहीं पर भी हो सकती है। ये जो होते हैं उत्तक अंतर्वेशन द्वारा इनका गहरा होता है, इंसर्शन बहुत डीप इंसर्ट हो जाते हैं और ये सीमित जो होते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन। इनका उपचार सरल है, इनका उपचार संभव नहीं और इनका प्रभाव जल्दी दिख जाता है और इनका प्रभाव बहुत ही धीरे धीरे कई सालों में प्रकट होता है। तो ये थे म्यूटेजेंस के बारे में थे। धन्यवाद।